mean, our vaccine may be of no use. So we have to identify that which particular antigen, I mean protein, we have to target, and we have to identify that protein, that key antigen part, which is not changing along with the polymorphism. We have to identify that protein which has to be exclusively available, constantly it is present on the surface or within the HIV. So it is not changing on mutation. If we are able to identify this protein, and if that protein is playing very crucial role in the infection of that HIV, so we can design, I mean, vaccine against them, right? So it is to identify that. It is to identify that what are the key antigens which can be targeted, and it is very difficult to find out the key antigen because due to the high polymorphism and mutation rate, it is quite tough. Now, what kind of HIV vaccine can be found, either killed or attenuated? It is, or both we cannot farm. So it is a very tough question. Attenuated हम दे नहीं सकते. Attenuated आप देंगे तो एक तो HIV को अगर जिंदा करके किसी की बॉडी में डाल दोगे तो पता नहीं वो स्वयं ही जाकर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है. कहीं ऐसा ना हो कि आदमी को बाद में HIV वैक्सीन की वजह से ही हो जाए, एड्स हो जाए. तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमको वो रोकना पड़ेगा. दूसरा, हाउ टू एलिसिट क्रिटिकल म्यूकोसल इम्यूनिटी. हमारी जो जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है, क्योंकि अक्सर जो इन्फेक्शन होता है HIV में वो म्यूकोसल लाइनिंग के थ्रू होता है. हम सभी जानते हैं कि म्यूकोसल लाइनिंग में उसके वो जो HIV है वो काफी दिनों तक छिप के बैठा रहता है, और इसलिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है उस HIV को वहां पर पहचान नहीं पाती. सो वी हैव टू सी दैट हाउ टू एलिसिट दैट म्यूकोसल इम्यूनिटी. हमको म्यूकोसा की इम्यूनिटी कैसे एलिसिट करनी है, कैसे म्यूकोसा में म्यूकोसल सेल्स में वो इम्यूनिटी जनरेट करनी है, जिससे कि जो HIV वहां पर छिपे रहते हैं उनको हम लोग कैसे ट्रीट करें, उनको कैसे ठीक करें, ये चीज हमको देखना होगा, राइट. सो वी हैव टू सी कि जो एक बहुत ही जरूरी इम्यूनिटी हमको चाहिए म्यूकोसल लाइनिंग में, म्यूकोसल एरियाज में, जिससे कि HIV वहीं पर मर जाएं और ज्यादा से ज्यादा सेल्स को इन्फेक्ट ना कर पाए, ये हमको पता नहीं होता, राइट. तो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू इलिसिट दैट क्रिटिकल म्यूकोसल इम्यूनिटी. Okay. The second thing is that is since we know HIV के बारे में कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है, मतलब जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे उतना ज्यादा आप उससे बचाव कर सकते हैं. एक बार अगर किसी का इन्फेक्शन हो गया, किसी HIV का इन्फेक्शन किसी को बॉडी में हो गया, तो उसको कंप्लीट इरेडिकेशन उसका कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. तो हमारे साथ क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हम किस चीज को रोकें, whether we have to prevent the infection or we have to prevent the disease, right. तो हमको किसको बचाना है. इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप जानकारी रखें, उन चीजों से बचें जिससे कि इन्फेक्शन होता है. तो क्योंकि एक बार हमको पता है कि एक बार किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया तो वो उसमें डिजीज हो सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो बीमारी कॉज कर ही देती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. दूसरी चीज ये कि व्हाट वी हैव टू डू, whether we have to prevent the disease. अगर किसी को इन्फेक्शन हो ही जाता है तो फिर हम डिजीज को प्रिवेंट करें, तो हम डिजीज को कितना प्रिवेंट कर पाएंगे, कितनी एड्स की रोकथाम हम कर पाएंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो वैक्सीन के थ्रू हम इन्फेक्शन नहीं रोक सकते. इन्फेक्शन तो आदमी को होते ही है, बल्कि उसके अगेंस्ट जब वो इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स दे सकता है. तो हम बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि हम HIV अगेंस्ट क्या करें, हम इन्फेक्शन रोकें या डिजीज रोकें. दूसरा एक बड़ी बात हम बता रहे थे कि जो कि HIV ह्यूमन स्पेसिफिक है, ह्यूमन बींग्स को टारगेट करता है, और इस तरह से हमको दवाइयाँ बनाने के लिए या बाय उसके वैक्सीन डिजाइन करने के लिए जो मॉडल चाहिए वो ह्यूमन बींग ही मॉडल चाहिए, और ह्यूमन मॉडल्स एथिकल इश्यूज में आप यूज नहीं कर सकते. तो ऐसे में बड़ी समस्या ये है कि मॉडल्स कहाँ से लाए जाएं, एक्सपेरिमेंटल मॉडल कहाँ से आए जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें और एक्सपेरिमेंट करके हम वैक्सीन डिजाइनिंग या ड्रग डिजाइनिंग कर पाएं. सो दैट इज आल्सो मेजर प्रॉब्लम. स्पेशली उन वायरसेस से बड़ी समस्या होती है जो ह्यूमन बींग्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं. अगर कोई लोअर एनिमल भी वो इन्फेक्ट कर रहे होते
तो उन लोअर एनिमल्स पे उसका असर देखा जा सकता था। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग को ही कोई पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है तो ह्यूमन बीइंग को एज ए मॉडल हम यूज बहुत ऑफन नहीं कर सकते। तो दैट इज ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम कि हम एक्सपेरिमेंट करें तो कहाँ करें, डिजाइनिंग करें तो कैसे करें। कोई भी व्यक्ति अपने परिवारजन को जो है वो एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल बनाने के लिए तैयार नहीं है। सो दीज आर द मेजर इश्यूज। वी हैव टू टेक द प्रोटेक्शन, वी हैव टू फाइट विद द पॉलीमॉर्फिज्म, वी हैव टू फाइंड आउट दैट की एंटीजन जिसको भी टारगेट करना चाहिए हमको वैक्सीन में। We have to decide that what kind of vaccine we have to design। attenuated डिजाइन करना चाहिए क्या? attenuated डिजाइन हम करेंगे तो हो सकता है कि लोगों को में HIV का इन्फेक्शन फैल जाए वैक्सीन के थ्रू। किल्ड करेंगे तो किल्ड की अपनी समस्या है, किल्ड से उतनी अच्छी इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती, ठीक है ना। फिर दूसरा ये है कि जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है जहाँ पर कि हमारे HIV छिप करके शुरुआती इन्फेक्शन में बैठते हैं, वहां पर इम्यूनिटी को कैसे एलिसिट किया जाए, वहां पर इम्यूनिटी कैसे जनरेट की जाए और क्या करें हम, वेदर वी शुड प्रिवेंट द इन्फेक्शन और वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द डिजीज। क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद उसको पूरी तरह से बॉडी से कंप्लीट इरेडिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे लास्ट एंड द मेजर थिंग इज कि हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मॉडल्स की भारी कमी है। तो हम कहाँ से वो मॉडल्स लाएं जिससे कि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, राइट? आगे समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं? सर सेकंड वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए सर। HIV पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि HIV में म्यूटेशन रेट हाई होने की वजह से वो अपना एक्सप्रेशन लेवल बदल देता है। मतलब हर बार जब भी HIV रेप्लिकेट करता है तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, राइट? मींस उसकी प्रोटीन बदल जाती हैं, उनका RNA जेनेटिक मटेरियल में काफी कुछ म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। सो ये सारी चीजें होने की वजह से उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मींस होता है मेनी, मॉर्फ मींस होता है फार्म्स। कई सारे फार्म्स अगर किसी के हो, अगर किसी पर्टिकुलर के बहुत सारे रूप हो, बहुत सारे बहुरूपिया हो, बहुत सारे रूप बना करके सामने आता हो, तो उसके अगेंस्ट उससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है, राइट? तो वैसे ही HIV जो है वो बहुरूपिया है, बहुत सारे रूप धारण कर लेता है, बहुत सारे ऐसे फार्म्स डेवलप हो जाते हैं। तो पता नहीं चल पाता कि किसके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करें, कौन सी फार्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करें। मतलब आपने उसको एक फार्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करी तो दूसरा बन करके आ गया, दूसरा डेवलप करी तो तीसरा बन करके आ गया। ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती हैं, जिसमें रूप बदल लेने की क्षमता हो, उसकी असलियत हम पहचान नहीं पाते, और असलियत पहचान नहीं पाते तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है? यस सर। ओके, और कोई और चीज किसी? यस सर आपने बोला कि बॉडी में इनएक्टिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है। इनएक्टिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, मैंने कहा तो बनती है। और क्या? इनएक्टिव, आप जो इनएक्टिव एंटीजन देते हो, इनएक्टिव एंटीजन वैक्सीन में देते हो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, लेकिन सेल इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती, सेलुलर इम्यूनिटी नहीं जनरेट होती, ओनली ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट होती है उसके अगेंस्ट। ओके सर। हाँ, तो अगर आप एटीन्यूएटेड नहीं किल्ड देंगे तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी ही बने। और HIV जैसे वायरस को, स्पेशली जब वो TH सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, सेलुलर इम्यूनिटी को डैमेज कर रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी से लड़ना काफी नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई कहे कि हम सिर्फ इनएक्टिवेटेड एंटीजन दे देंगे या किल्ड एंटीजन दे देंगे या किल्ड वैक्सीन दे देंगे और उससे हम HIV से पार पा जाएंगे, नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है और फिर आपको बार बार उसकी बूस्टर डोजेस देनी पड़ेगी HIV। तो दे आर सेवरल चैलेंजेस। एटीन्यूएटेड अच्छा हो सकता है क्योंकि वो म्यूटेशन आई मीन ये लाइव है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, तो बूस्टर डोजेस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी अपना म्यूटेशन हो सकता है, बिकॉज दिस इज लिविंग बीइंग। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या किया जाए। DNA वैक्सीन बनाए तो DNA वैक्सीन में कौन सा जो है वो पार्ट उसका लें। मैंने जैसे बताया कि लोगों ने होल RNA उसका लेकर के उसके अगेंस्ट वैक्सीन डिजाइन कर ली,
लेकिन वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। बहुत सारी प्रोटीन उससे एक्सप्रेस हुई बट वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, क्या करें। आपको जिन सेल्स के अगेंस्ट जिन सेल्स के द्वारा हम उस HIV से लड़ते हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, उन्हीं इम्यून सेल्स को ही HIV सेल्स टारगेट करती हैं। अगर आप ये कहो कि आपकी जो सेफ्टी करने वाली जो फोर्स है, उसी फोर्स को अगर कोई बीमार कर रहा हो तो आप अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे। तो जिस सिक्योरिटी फोर्सेस के दम पे आप ये कहते हो कि हम अपना डिफेंस कर लेंगे, उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर कोई इन्फेक्ट कर रहा है, उन्हीं को बीमार कर रहा है, उन्हीं को कमजोर कर रहा है, तो धीरे 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 करके क्या आपका जो डिफेंस सिस्टम है तो कमजोर हो ही जाएगा। दैट इज अ मेजर इश्यू एक्चुअली, ठीक है। और कोई किसी को और कुछ पूछना है? डेफिनेटली। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं कोई नेक्स्ट स्लाइड पे? सर आपने बताया सर अभी कि जो इनएक्टिवेटेड होते हैं उनमें सेल मीडिएटेड नहीं होती, पर सर उसमें तो वैसे भी उसे इनगल्फ करना है ना, तो सर फिर क्यों नहीं होती सर? जैसे वायरस आया तो उसे इनगल्फ कर लेंगे सेल मीडिएटेड, फिर सेल मीडिएटेड क्यों नहीं होती सर उसमें डेवलप? सेल मीडिएटेड तो तब होंगी जब कोई लिविंग बीइंग होगा, वो जाकर के सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाए। अगर कोई वायरस जिंदा होगा तभी तो वो किसी सेल में जाकर के अपने जीनोम को इंटीग्रेट कराएगा, तभी तो वो जीनोम जो है वो मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को और ढेर सारे वायरसेस बनाएगा। जब वायरस जिंदा होगा तभी तो कुछ ऐसा कर पाएगा, लेकिन जब वो जीवित ही नहीं है तो वो अपना रेप्लिकेशन कैसे करेगा। लिटिक साइकिल ना तो लिटिक साइकिल फॉलो होगी उसकी, ना लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो होगी। जब वो किसी सेल में जाकर के इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता सेल्स को, तो ऑब्वियसली आप जितने वायरसेस वैक्सीन में देंगे, जितने किल्ड वायरसेस वैक्सीन में देंगे, उतने ही वायरसेस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। इतना ही कर सकता है, और क्या कर सकता है। बाकी वो तो डेड वायरस आपने दे दिया, उस डेड मटेरियल से आप कोई एक्सपेक्टेशन मत करिए कि वो आपके सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, नंबर बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा। वो जितना आपने दिया है उतना ही रहेगा, ना वो उससे बढ़ेगा, घट जरूर जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाएंगे तो उसको मार देंगे, बट उससे बढ़ नहीं सकता। सेलुलर इम्यूनिटी वही इंट्रोड्यूस कर सकता है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपना रेप्लिकेशन कर सके, जो अपनी संख्या बढ़ा सके। वही हमारे बॉडी में सेलुलर इम्यूनिटी या वेरी क्लोज टू नेचुरल इम्यूनिटी इंड्यूस कर सकता है। क्लोज टू नेचुरल इम्यूनिटी मतलब बिल्कुल सिमिलर वैसी ही इम्यूनिटी इंड्यूस करना जितना जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होना चाहिए। ये हम जीवित एंटीजन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेड एंटीजन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एटीन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन्स के बीच में कंपैरिजन करके ये पूछें कि विच वन इज बेटर, सो एटीन्यूएटेड इज बेटर, किल्ड इज नॉट बेटर। तो क्वेश्चन हम ये आता है कि अगर किल्ड अच्छा नहीं है तो हमने उसको बनाया ही क्यों? हमने उसको इसलिए बनाया क्योंकि हमको ऐसे लोगों को भी जो है वो वैक्सीन देना था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, इम्यूनो डिफिशिएंट थे, और उनको भी हमको इन्फेक्शन से बचाना है। हम उनको मरते हुए नहीं छोड़ सकते ये मानते हुए कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर है, जाओ तुम मर जाओ, ऐसा नहीं कह सकते हम उनके अगेंस्ट भी हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। दैट इज वी डेवलप द इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स उनमें डाली, जिससे कि कुछ ना पूरा दोनों तरह की इम्यूनिटी जनरेट हो तो कम से कम ह्यूमरल तो जनरेट हो, कुछ तो उनके अंदर बेचारों के पास होना चाहिए कि उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आई बात? सर पर जब हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डालते हैं तो सर वायरस तो वैसे ही मरा हुआ है, तो फिर इम्यूनो रिस्पॉन्स कैसे देता है? मतलब कि फिर एंटीबॉडी कैसे फॉर्मेशन, मतलब उसने जब रिस्पॉन्स ही नहीं देगा मरा हुआ है तो। कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से जाती है और उस जैसे बाय द वे आपने वायरस को मार भले दिया, लेकिन उसके सरफेस पे या वो भी जो उसका प्रोटीन जो भी उसकी कोड प्रोटीन जो भी हैं, वो चीजें जब भी एक्सपोज होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम उनको इनएक्टिव मतलब उनको फॉरेन मानता है, नॉन सेल्फ मानता है, उसके अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी जनरेट करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होती है, ठीक है ना। क्योंकि वो भले ही अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इस सेंस में वो डेड हो गया है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या जो उसका कोड प्रोटीन है या उसका जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं, एंटीजेनिक पार्ट है, उसके अगेंस्ट हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। आपने उसको डिस्ट्रक्चर्ड नहीं किया, आपने उसको सिर्फ किल किया है।
डिस्ट्रक्चर करना और किल करना दो अलग चीजें हैं। इनएक्टिवेट करना एक चीज होती है और उसको छिन्न भिन्न कर देना, तार तार कर देना दूसरी चीज होती है। आपने सिर्फ उसको इनएक्टिवेट किया है, राइट। इनएक्टिवेट करने का मतलब ये है कि वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन अब जैसे भाई वो एक व्यक्ति है, मैंने आपको बताया था, किसी को आपको कोई आपको पहचान करवा रहा हो किसी का कि भाई देखो इसको पहचान लो, यही व्यक्ति है, और जब ये आपके पास या आपके सामने आए तो इसके खिलाफ आपको कैसे रिस्पॉन्स देना है। तो आपको पहचान कराने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि वो व्यक्ति कहीं सोता हुआ दिख जाए तो सोते हुए में उसको आपको पहचान करा दिया जाए कि भाई देखो ये है, इसको देख लीजिए आप। या तो उसकी फोटो कोई खींच के ला के आपको दे दे, उससे आप उसको देख लो, ठीक है ना। या तो आप जो है वो कहीं छिपे हुए हो और उसको पता नहीं चल रहा है कि आप उसको देख रहे हो, तो उससे आप पहचान कर लो। मतलब अगर आप उस किसी व्यक्ति की फोटो खींच के आप देखो दिखा रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हो, मीन्स इट मे नॉट बी वेरी सिमिलर टू द नेचुरल। लेकिन अगर कोई छिपा हुआ है, आप छिप करके किसी को देख रहे हो और वो फ्री एक्टिव वर्जन में काम कर रहा है, तो आप उसको नेचुरली आप उससे एक्सपोज हो सकते हो कि जब वो पूरे होशो हवास में रहेगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। वो चीज आपको शायद ज्यादा अच्छे से सीखने को मदद करेगी, आप ज्यादा बेहतर रिहर्स कर पाओगे। तो इसीलिए आपने उसको डीस्ट्रक्चर नहीं किया है, आपने उसको सिर्फ इनएक्टिवेट किया है। दैट इज व्हाई इम्यूनिटी कैन बी जनरेटेड अगेंस्ट दैट, राइट। यस सर। अगर आप उसको पूरा डैमेज कर देते, खत्म कर देते, तो शायद उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट ना होती। लेकिन आपने उसको डैमेज नहीं किया, आपने उसको इनएक्टिवेट करके दे दिया, ठीक है। यस सर। और कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं? ओके, आई बिलीव दैट देयर इज नो क्वेश्चन। बाकी सबको समझ में आ गया है, कल पता चलेगा कितना समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव डन मींस टुवर्ड्स एन एचआईवी एंटी एचआईवी वैक्सीन, क्या हम लोग जो है वो कर सकते हैं। व्हाट शुड वैक्सीन इलिसिट? ह्यूमरल रिस्पांस दैट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी व्हिच किल फ्री वायरसेस। पहली चीज तो ये कि एक ऐसा एचआईवी वैक्सीन डिजाइन हो जो पहले तो ह्यूमरल रिस्पांस भी जनरेट करे, जिससे कि ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हों जो फ्री वायरसेस को किल कर सकें, जो हमारे ब्लड में घूमती रहती हैं उनको मार सकें, राइट। एंड द सेकेंड इज सेलुलर इम्यूनिटी भी, सेलुलर रिस्पांस भी जनरेट करें, जिससे कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो भी मारी जा सकें। तो हम चाहते हैं कि एचआईवी वैक्सीन ऐसी हो जो दोनों ही फेज के इन्फेक्शन को किल कर सके, ह्यूमरल रिस्पांस के थ्रू और सेलुलर रिस्पांस के थ्रू, दोनों। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ वी विल बी एबल टू जनरेट दैट। प्रॉब्लम ऑफ सेल इन्फेक्शन है इसमें। जैसे आप देखते हो कि जब किसी एक सेल में इंटीग्रेट हो जाता है वायरस का जीनोम, तो जब भी वो सेल रेप्लिकेट करती है तो ऑटोमेटिकली वायरस का जीनोम नई सेल में पहुंच जाता है। फिर नई सेल जब फिर से रेप्लिकेट करेगी तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी सेल में पहुंच जाएगा। तो उसको नई सेल्स को इन्फेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसने सिर्फ एक सेल को इन्फेक्ट किया था, और वो सेल जब डिवाइड करती है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जो सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, उन सेल्स को ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसे आप लड़ेंगे। प्रो वायरस फॉर्म में आपको हेल्दी सेल्स में भी हो सकता है कि प्रो वायरस पड़ा हुआ, सो दैट इज द मेजर इश्यू। उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इसलिए ये एक चैलेंज है। Now, what else is that early faith in neutralizing antibodies backed by chimpanzee experiment, HIV at high level of neutralizing। कई बार जो है वो कोशिश किया गया कि जो है वो चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट करके एंटीबॉडी जनरेट हुई, बट दे कैन रेसिस्ट सब्सिक्वेंट चैलेंजेस बाय द वायरस इंजेक्टेड इंट्रावेनस। ये शुरुआत में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इंट्रावेनसली वायरसेस को इंजेक्ट किए गए तो ये जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स इसमें देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। अगर इंट्रावेनसली वायरसेस जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बट इफ इट वाज गोइंग थ्रू रेक्टम और वजाइना देन इट वाज गिविंग द इम्यूनिटी, राइट। सो पीपल हैव ट्राइड सेवरल approaches, people have tried, but those approaches have not worked a lot. Okay, summary अगर हम देखें पूरे ओवरऑल उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द वायरस कैन हाइड इन सेल्स। ऐसी कोई भी चीज जो कहीं छिप सकती है
उसको आप कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद अभी तक की कोई भी ट्रीटमेंट इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा जो इन्फेक्शन है, दैट इन्फेक्शन इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो छिपे हुए पड़े रहते हैं, वो एक्सपोज नहीं करते अपने आप को, वो छिपे रहते हैं। तो दैट इज अ मेजर इशू कि इनसे कैसे लड़ा जाए। जो बाहर आ रहे हैं, जो एक्टिव फार्म में है, उनको तो आप मार सकते हो, उनके खिलाफ दवा बना सकते हो, उनके खिलाफ वैक्सीन बना सकते हो, लेकिन जो छिपे हुए हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, उनको मारना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, जो सेल टू सेल ट्रांसमिशन में मैं बता रहा था कि एक बार सेल, जैसे सपोज करिए कि एक सेल इन्फेक्ट हो गई, ये सेल है और इस सेल का ये डीएनए में ये जीनोम है, और इस जीनोम में आकर के यहाँ पर जो है, जो वायरस का जीनोम है, वो यहाँ पर आकर के इंटीग्रेट हो गया। अब जब ये सेल 1 से 2 बनाएगी तो ऑटोमेटिकली इस सेल के जीनोम में भी ये जो जीनोम होगा, इसमें भी ये पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ ये पहुंच जाएगा, इसमें भी वो आ जाएगा, नई जो सेल बनेगी इसमें भी वो पहुंच जाएगा। तो मतलब ये कि किसी भी वायरस को नई सेल्स को इन्फेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसने सिर्फ एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, और ये सेल जब अपने आप को डिवाइड करती है तो ऑटोमेटिकली ये इसमें पहुंचा देती है। जब ये अपने आप को डिवाइड करेगी तो ये अपनी इन दोनों को दे देगी, जब ये डिवाइड करेगी तो ये अपने इन दोनों को दे देगी। तो ये बड़ी इश्यू है कि नया इन्फेक्शन नहीं भी हो, आपने सारे एक्टिव वायरसेस मार भी दिए हों, अगर जितने भी एक्टिव या फ्री वायरसेस अगर आप उनको मार भी दोगे, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे बॉडी से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि जहां कहीं भी प्रो वायरस फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, जब भी सेल वो डिवाइड करेंगी ऑटोमेटिकली वो अपना इन्फेक्शन जो है वो अपने डॉटर सेल को फॉरवर्ड कर देंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपके टेम्पलेट में कहीं कोई म्यूटेशन हो जाए, जैसे डीएनए में अगर कोई डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, वो म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता चला जाता है। तो अगर यहाँ पर किसी सेल के डीएनए में म्यूटेशन हो गया, क्योंकि इस वायरस ने उसके डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर दिया, सो दैट म्यूटेटेड डीएनए विल बी ट्रांसमिटेड टू सेल्स। जब तक ये सेल जो है वो डिवाइड करेगी, तब तक नए को बांटती रहेगी। कुछ दिनों बाद जब मर जाएगी, ऑटोमेटिकली अपनी एज की वजह से भी मर जाएगी, तब भी ये अपने एंसेस्टर जो है वो डॉटर सेल्स को दे चुकी होगी, और इस तरह से वो इन्फेक्शन बॉडी में बना ही रहेगा। तो ये एक ऐसी इश्यू है, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कि आप वैक्सीन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू नहीं मार सकते। लेटेंसी इज द मेजर इश्यू जिसके अगेंस्ट हम लोग फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत दिक्कत है। इथिकल प्रॉब्लम्स, यस, इथिकल जैसे मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, ये लोग जो है वो ह्यूमन बींग्स को एज ए मॉडल इस्तेमाल कर नहीं सकते। आदमी, किसी के परिवार का व्यक्ति भले ही कितना भी बीमार हो, लेकिन अगर कोई डॉक्टर कहे कि नहीं इनके ऊपर दवाओं का परीक्षण करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसमें इनकी जान भी जा सकती है, तो हु विल बी रेडी फॉर दैट। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर आप दवा का परीक्षण करके मतलब वो दवा उसके ऊपर असर ना करे और नुकसान कर दे, व्यक्ति की कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो दैट इज द मेजर इशू। सो एथिकल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर। एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ह्यूमन बीइंग का कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है। लोगों ने थाइमेक्टॉमी करके थाइमस चूहों में लगा दिया, कुछ अल्टरनेट ढूंढने की तलाशने की लोगों ने कोशिश जरूर करी, लेकिन दैट अल्टरनेट मे नॉट वर्क प्रॉपरली। मीन्स ह्यूमन बींग्स स्पेसिफिक जो वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट कोई ड्रग डिजाइनिंग करना एक मेजर चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज से लड़ने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हमको एक्सपेरिमेंटल मॉडल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमने बताया पॉलीमॉर्फिज्म की इशू हमने डिस्कस करी, बहुत सारी पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत सारे फॉर्म्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, हाइपर वेरिएबिलिटी है, बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं हमारे वायरसेस में, और उस हाइपर वेरिएबिलिटी की वजह से भी उसकी कौन से एक्टिव वर्जन को आप टारगेट करोगे, किसके अगेंस्ट मेमोरी बनाए, किसके अगेंस्ट ना बनाए, दैट इज अ मेजर इशू एंड पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो ये ड्रिफ्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी समस्या है। एक्टिवेशन ऑफ सेम सेल्स दैट वायरस इन्फेक्ट, मतलब आपको करना क्या है, एक बड़ी हास्यास्पद कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गई कि आपको उसी सेल को एक्टिवेट करना है, उसी सेल से आगे आपको अपना डिफेंस करना है जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। आपको उसी सेल, मैंने कहा ना, जिन सैनिक के भरोसे आप अपना डिफेंस करते हो, जिन अपनी रक्षा करते हो, उन्हीं सैनिकों को वायरसेस ने इन्फेक्ट कर दिया। तो
तो अब बताइए, मतलब आपके रक्षक ही संकट में हैं, तो ऐसे में आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि आपका जो है वो डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा, क्योंकि उसने टारगेट ही उन्हीं को किया है जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स या जिनके द्वारा आप रिस्पॉन्स दोगे। तो इसीलिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है। अगर आप उन सारी सेल्स को मार भी दो जिनमें की इन्फेक्शन हुआ है, सपोज करिए आपने एक जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई, आपने कहा चलो यार ये सेल्स इन्फेक्ट हो रही हैं और इन सेल्स में कुछ सेल्स के सरफेस पे एक्सप्रेशन हो रहा है, तो हमने उनको पकड़ लिया कि ये इनमें इन्फेक्शन हो गया है। कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो अगर इनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक मिनट, हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि आपको अगर आप ये सोचो कि जिन सेल्स में इन्फेक्शन हुआ है, चलो हम उन सेल्स को मार देते हैं, ठीक है, भले ही उनके सरफेस पे एक्सप्रेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो। हमने देखा कि जो हमारी एच जिन सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं वो सेल्स हमारे टी हेल्पर सेल्स होती हैं या CD4 सेल्स होती हैं। तो अगर हम ये कहें कि चलो यार मैं जितनी भी CD4 सेल्स हैं, जितनी भी टी हेल्पर सेल्स हैं उनको मार देते हैं, सेफर साइड में, या मानते हुए कि शायद सबकी सब टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, पूरी की पूरी सेल्स टी सेल्स मार दो और दोबारा जो है वो नई टी सेल्स बनेंगी, तो क्या आप जो है वो T4 सेल्स को मार करके सरवाइव कर सकते हैं? आप में कोई इम्यूनिटी जनरेट ही नहीं होगी। तो ये बड़ी समस्या है कि T4 सेल्स को मार करके भी आप सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल बी सफरिंग विद लैक ऑफ इम्यूनिटी इन दैट केस, ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर हर्डल्स हैं, बड़ी समस्याएं हैं HIV के अगेंस्ट जब हम वैक्सीन डिजाइन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हर्डल्स हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, देन वी कैन डिजाइन सम इफेक्टिव वैक्सीन्स अगेंस्ट देम, राइट। आई बात समझ में? यस सर। ओके, अब कोई कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है? सर एक स्लाइड थी आपकी सर, उससे मतलब आपने सर बताया था ना कि एंटीबॉडी को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसके एंटीबॉडी मतलब कि एंटीजन को निकाल लेंगे, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएंगे सर, वो वाली स्लाइड। तो फिर आपने कहा था कि फिर उसके बाद दोबारा से एंटीबॉडी बनाएंगे उसे, फिर उसके बाद उसे इंसर्ट करवाएंगे। तो सर वो वाली स्लाइड एक बार बता दीजिए। ये वाली? यस सर, यही वाली। ओके ओके, हाँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसको वापस समझा देता हूँ, लेकिन ये तरीका बहुत सही है। इसमें क्या होता है कि ये
जो एंटीबॉडी पहले डिजाइन की गई, जिस किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट आप इम्यूनिटी जनरेट करने चाहते हो, उसकी एंटीबॉडी आप बाहर बना लो, आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो उसकी एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब सपोज करिए ये एंटीजन थे और इस एंटीजन के अगेंस्ट हमको जो है वो एंटीबॉडी बनानी थी, तो ये एंटीजन के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी डिजाइन कर ली। ये हमारी एंटीबॉडी थी, ये हमने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिजाइन कर ली। अब ये जो एंटीबॉडी बना, राइट, सपोज करिए ये टीबी का एंटीजन था, टीबी के एंटीजन के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी डिजाइन कर ली। अब जो ये जो एंटीबॉडी बना है, इस एंटीबॉडी को के अगेंस्ट हमने फिर से एक दूसरी एंटीबॉडी डिजाइन करना शुरू कर दिया, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट। अब इस एंटीबॉडी अगेंस्ट जब एंटीबॉडी आप डिजाइन करोगे तो वो एंटीबॉडी कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और जब वो ऐसे बन जाएगी तो अब सवाल इस बात का है कि जो ये वाली एंटीबॉडी बनी है, ये वाली, इस एंटीबॉडी की जो ये रीजन है, ये रीजन क्या इससे मैच नहीं करेंगे, इस एंटीजन से? अगर बाय द वे आप इस हाँ तो बिल्कुल, मतलब अगर आप ये एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हो तो ऑब्वियसली इसकी जो ये वाले रीजन है वो इस एंटीजन के एपिटोप से मैच करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये एंटीजन के एपिटोप से मैच करते हुए एंटीबॉडी आपने बना दी है, इसलिए आप इसको कह सकते हो दिस इज एंटीबॉडी कम एंटीजन, एंटीबॉडी कम एंटीजन। यहाँ पर आप एंटीजन ऐसे नहीं डाल रहे हो, बल्कि आपने एंटीबॉडी को ही एंटीजन जैसा डेवलप कर लिया। अब आप इसको, इस एंटीबॉडी को जिसने कि एंटीजन को मिमिक कर लिया, उसकी एपिटोप को मिमिक कर लिया, इसको बॉडी में डाल देते हैं। अब आपके बॉडी में जब ये एंटीबॉडी जाएगा जिसने कि एंटीजन को मिमिक कर लिया है, ठीक है, ये एंटीजन को मिमिक करके बैठा हुआ है ये एंटीबॉडी, तो जब ये आपके बॉडी में जाएगा तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी, अब वो एंटीबॉडीज क्या होंगी? ये तो हुआ जब आपने इसको दिया तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। जब इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी तो ऑब्वियसली ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही थी? इस एंटीजन के अगेंस्ट बन रही थी, क्योंकि आपने इसी एंटीजन को मिमिक करके तो एंटीबॉडी बनाया था। तो ये जो एंटीबॉडी बने हैं, अगर कुछ दिनों बाद अगर आप इन एंटीबॉडीज से आप चाहो कि लाओ हम इन एंटीबॉडीज से इन एंटीजन को एक्सपोज करा देते हैं यहाँ पे, तो अगर ये एंटीजन यहाँ एक्सपोज कराओगे तो ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट तो ये एंटीबॉडी बनाई थी और यही एंटीबॉडी आपने बॉडी में डाली। बॉडी में जब आपने ये एंटीबॉडी डाली तो इसी एंटीबॉडी अगेंस्ट एक दूसरी एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने बना दी, तो ऑब्वियसली ये एंटीबॉडीज इन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट बने। तो अब कभी भी क्या होगा कि जब कभी भी नेचुरल इन्फेक्शन होगा, देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, ये जो वायरस था ये वाला, दिस इज द नेचुरल वायरस। तो जब ये नेचुरल वायरस यहाँ पर आएगा कभी भी, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी है वो इसके अगेंस्ट जाकर के बाइंड कर जाएंगे। तो इस तरह से हम एंटीबॉडी को यूज करके, एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज को यूज करके वी कैन डेवलप दिस वैक्सीन। ठीक है अनुषा? सर पहले ही से वो तो जैसे सर आपने बताया जो थर्ड वाला डायग्राम है, जो सर ये आपके पेंसिल के बगल में, सर पहले ही से वो ऊपर बाइंड हो गया, मतलब कि उसके एजेस उससे बाइंड हो गए, तो फिर दोबारा से सर वो कैसे कनेक्ट करेगा दूसरे उसके? नहीं बाइंड नहीं हो गया, मतलब ये क्या हुआ कि आपने जो ये दिया, ये जो दिया आपने, इसने एंटीबॉडी एलिसिट करा दी। अब जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बनता है ना, या जब एक एंटीबॉडी टाइटर हमारे पास मेंटेन रहता है, आपको याद हो एक एंटीबॉडी टाइटर हमारे सीरम में ये मेंटेन रहेगा। जब तक ये प्रेजेंट था एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडी, तब आपके सामने ये स्थिति थी, ये एंटीबॉडी टाइटर बन रहा था। जब आपके सारे ये मर गए ये वाले, तब उसके बावजूद भी एक एंटीबॉडी का लेवल हमारे उसमें मेंटेन्ड है। ठीक है, एंटीबॉडी का लेवल मेंटेन्ड है। तो जब कभी भी नेचुरल इन्फेक्शन अगर इस दौरान होती है तो ये एंटीबॉडी उस नेचुरल इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। तो ये वो, आप ये मत सोचो कि ये उतने ही एंटीबॉडी बनेंगे जितने की एंटीजन आपने डाले थे। ऑब्वियसली जितने एंटीजन डाले थे उससे ज्यादा एंटीबॉडी बनते हैं। तो जितने ये फ्री एंटीबॉडी बचे हुए हैं, ये फ्री एंटीबॉडी नेचुरल इन्फेक्शन को ही कॉम्बैट करेंगे, उसी के साथ फाइट करेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर। और क्या, वैसे थोड़ी ना कि आपने 4 एंटीजन डाले थे, 4 एंटीबॉडी बने, 4 के चारों आपस में लड़ के मर गए, तुम फिर वैसे ही बच गए, ऐसा थोड़ी ना है।
4 एंटीजन आपने जो डाले हैं, ये जो एंटी टाइप एंटीबॉडी डाले हैं, इसने तो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर दिया, इलिसिट कर दिया। तो इवोक्ड या इलिसिटेड रिस्पॉन्स जो क्रिएट होगा, उस रिस्पॉन्स की वजह से जो ये एंटीबॉडीज बनेंगे, ये एंटीबॉडीज नेचुरल इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगे जाकर। ठीक है, यस सर। ओके, और कुछ? सर जो ये एंटीबॉडी बचेंगी, ये मेमोरी होंगे? नहीं, ये तो एंटीबॉडी मेमोरी नहीं होती, एंटीबॉडीज तो एंटीबॉडीज हैं, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके ही तो बने होंगे ना एंटीबॉडी। कहाँ से बने होंगे? एंटीबॉडी तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके ही बनते हैं ना। तो जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुई होगी तो उसने प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल दोनों बनाई होगी। प्लाज्मा सेल का रिस्पॉन्स या उसका रिजल्ट आपको एंटीबॉडी के रूप में दिख रहा है, मेमोरी सेल बची हुई हैं, तो दोबारा कभी इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी सेल एक्टिवेट होंगी और एंटीबॉडी बना देंगी। आई बात समझ में? यस सर। और बताओ, ठीक है? किसी और कोई क्वेश्चन है? नहीं, आई थिंक सब समझ गए। तो ठीक है, आई थिंक नाउ दिस प्रेजेंटेशन इज कंप्लीटिंग हियर। कल हम लोग जो है वो 11 बजे एक बार मिलेंगे फॉर टेस्ट। आई थिंक 11 बजे टेस्ट रियल में 11:30 बजे शुरू होगा, बट विल बी हैविंग क्लास sometime बिफोर, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। Yes, sir. ओके, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir.